हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल रोहित कुमार स्टडी फॉर जॉब में। दोस्तों, आज हम एक नई वीडियो श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जीके और जीएस के क्वेश्चन ओनली, और उसी की ये वीडियो नंबर 1 है। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि हम सबसे पहले इसमें एएलपी और टेक्नीशियन, देखिए 2018 में क्या हुआ था, एएलपी और टेक्नीशियन के दोनों वैकेंसी एक साथ आई थी, तो उनका दोनों का पेपर भी एक साथ हुआ था। तो हम स्टार्टिंग में एएलपी और टेक्नीशियन के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए थे उन सभी की जीके और जीएस आपको कंप्लीट कराने वाले हैं। उसके बाद हम एनटीपीसी के जीके और जो वो हैं जीके के सेट हैं वो प्रीवियस ईयर पेपर कराएंगे, और उसके बाद हम ग्रुप डी के, क्योंकि ग्रुप डी के सबसे ज़्यादा सेट्स हैं, तो ग्रुप डी के हम 2018 के भी फिर 2019 के भी सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर की जीके जीएस यहाँ पर आपको कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो हर एक वीडियो का ऐसा नहीं है कि हम एक ही पेपर सॉल्व कराएंगे। हो सकता है किसी वीडियो में 2 पेपर सॉल्व हो, किसी में 3 पेपर सॉल्व हो, या किसी में एक ही पेपर सॉल्व हो, लेकिन हम बात करेंगे केवल और केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। ठीक है, और उसमें बात करेंगे जीके और जीएस की। तो इसी वीडियो को हमने नाम दिया है सफलता की कुंजी। तो ये सफलता की कुंजी नंबर 1 है आपके लिए। इसी तरीके से आपको इसी थंबनेल पर आधारित क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, तो आज पहली वीडियो है, स्टार्ट करते हैं। इससे आपको रेलवे के एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना बहुत आसान होगा, यानी बहुत बेनिफिट आपको रेलवे के एग्ज़ाम में इससे मिलने वाला है। देखिए यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले वो किसकी कर रहे हैं, तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने कराया था पिछली बार पेपर, और ये आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन 2018 का पेपर है। ठीक है, किस डेट का ये पेपर है, तो यहाँ पर आपको डेट भी मेंशन हो रही होगी। ये 9 तारीख 8वां महीना 2018 में कराया हुआ पेपर है एएलपी का फर्स्ट शिफ्ट का। तो चलिए शुरू करते हैं। चूँकि हम जीके और जीएस के ही सेट्स देखेंगे तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर पूछा गया है प्रतिरोध की एसआई इकाई है। तो प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है, तो प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस जो होता है उसका ओम होता है। ठीक है, ओम। ये न्यूटन किसका है, तो न्यूटन बल का होता है। कूलाम्ब किसका है, तो कूलाम्ब आवेश का होता है। ठीक है जी, चलिए बात करते हैं। जूल किसका है, तो जूल कार्य और ऊर्जा दोनों का होता है, जूल। तो हम विश्लेषण भी साथ में करते चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसी के दिशा के विपरीत होती है। ठीक है, तो जो नकारात्मक त्वरण है वो किसी की, यानी ये पूछना चाह रहा किसकी दिशा के विपरीत होती है। तो नकारात्मक त्वरण हमेशा याद रखेंगे आप, वेग जो है वेग की दिशा के विपरीत होती है नकारात्मक त्वरण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्त। और एक और बात बता दूं, वेग क्या है, एक सदिश राशि है। क्या है ये, सदिश राशि है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा है कि 1 किलोवाट घंटा ये किसके बराबर है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर है, तो ये आपको याद रखना है 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्त, ये वाला जो डाटा है 3.6 × 10⁶ जूल। बहुत बार, यानी जितने भी एएलपी में कितनी बार पूछा गया है, ग्रुप डी में कितनी बार, एनटीपीसी में कितनी बार पूछा गया है, तो बेहद इम्पोर्टेंट है, ये डाटा आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी आप हमारी क्लासेस से जुड़े रहेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितनी बार ये क्वेश्चन रेलवे ने पूछे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है,
ऑक्टेवस वर्गीकरण, ऑक्टेव्स जो होता है उसके वर्गीकरण के अनुसार न्यूलैंड्स लॉ में निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम तत्व है? तो अंतिम तत्व था उनके में थोरियम, और पहला तत्व जो था वो क्या था उनके में? हीलियम था। ठीक है, प्रथम तत्व था हीलियम और अंतिम तत्व था इसमें थोरियम। ठीक है, ये न्यूलैंड का अष्टक नियम था, ऑक्टेव नियम इसको बोलते हैं, ऑक्टेव इंग्लिश में और हिंदी में इसको न्यूलैंड का अष्टक नियम बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से रिपीट होगा ये कई बार पेपर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था यहाँ पर, देखिए ये जो करंट के क्वेश्चन है 2018 का, तो इनको हम छोड़ के चलेंगे क्योंकि अब 2018 की करंट तो नहीं पूछी जाएगी आपसे। ठीक है, चलिए अगला ये हल्का सा क्वेश्चन है, त्रिभुजाकार संख्या नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी त्रिभुजाकार संख्या नहीं है? ये रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चन है, इसको छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे हम। पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? अगर आप पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाओगे तो मेरे दोस्त क्लोरीन गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी? क्लोरीन गैस निकलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन हैं ये, इनको छोड़ करके हम आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में डैश। ठीक है, एक बात तो इसने ये बता दी कि अलैंगिक जो प्रजनन है वो लैंगिक से भिन्न है, फिर कह रहा है कि अलैंगिक प्रजनन में डैश। अब ये 4 लाइन लिखी हैं, इनमें से सही आंसर हमें बताना है। तो अलैंगिक जनन जो होता है, अलैंगिक प्रजनन जो होता है, इसमें नए जीव जनक या माता पिता के समान होते हैं, इन्हीं को क्लोन भी बोलते हैं, क्लोन। ठीक है जी, यानी अलैंगिक जनन की खास बात एक ये है कि जो नई संतान होगी वो माता पिता के समान ही होगी, बिल्कुल क्लोन होगी, सेम होगी एकदम। ठीक है जी, चलिए, और ये किस में होता है अलैंगिक जनन? वनस्पतियों में होता है, वनस्पतियों में अलैंगिक जनन होता है। नरों में कौन सा होता है? तो नरों में लैंगिक जनन होता है। नरों में कौन सा होता है? तो लैंगिक जनन होता है नरों में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है? सर्च लाइट का परावर्तक यानी जो टॉर्च होती है ना हमारे घरों में या खेतों में हम यूज करते हैं टॉर्च, उसमें पूछ रहा है कि उसमें कौन सा परावर्तक लगा होता है? पीछे जो वाइट कलर का लगा होता है ना, उसमें चमकीला चमकीला हिस्सा, वो दर्पण होता है एक तरीके से, लेंस वो होता दर्पण होता है एक तरीके से, शीशा होता है। तो वो कौन सा दर्पण है? तो वो अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है मेरे प्यारे दोस्त? तो वो अवतल दर्पण है। ठीक है, और अवतल दर्पण वाहन जो होते हैं ना, वाहन लाइट जो होती है, वाहनों की लाइट, इनके पीछे भी जो लगा होता है दर्पण वो अवतल दर्पण ही होता है। गाड़ियों की लाइट, हेडलाइट जो वगैरह होती हैं, इनमें भी अवतल दर्पण ही होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेनवियर के नोट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्त, रेनवियर के नोट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रेनवियर के नोट्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं, डैश में पाए जाते हैं। तो रेनवियर के नोट्स कहाँ पाए जाते हैं? ये माइलिन कृत एक्सोन में पाए जाते हैं। माइलिन कृत एक्सोन कई बार पूछा गया है पेपर। एक्सोन क्या है? ये जो एक्सोन है मेरे प्यारे दोस्त, जब हम पढ़ेंगे ना उसको अरे क्या है वो, तंत्रिका तंत्र को जब हम पढ़ेंगे तो तंत्रिका तंत्र किससे बना होता है? तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन से बना होता है, और न्यूरॉन का ही एक भाग होता है जिसको बोलते हैं एक्सोन। और एक्सोन में ही जो खाली सतह है उस पर लगी होती है क्या? माइलिन की परत चढ़ी होती है, तो उसी को बोलते हैं माइलिन कृत एक्सोन। बात क्लियर है जी? तो एक्सोन ये जो है आपका रेनवियर के नोट्स, ये कहाँ है? ये माइलिन कृत एक्सोन में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं को निष्कासन होता है?
उच्च उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन किस विधि से होता है, यानी किस से होता है, तो आंसर हो जाएगा आपको इलेक्ट्रोलाइसिस। किससे होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस से होता है उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। ये करंट का है तो करंट के क्वेश्चन हमें छोड़ने हैं अभी, ठीक है। ये देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। किस संविधान कानून के माध्यम से भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्र में विभाजित किए गए थे? तो कौन सा अधिनियम था? तो अधिनियम का नाम है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। कौन सा नाम है अधिनियम का? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग स्वतंत्र राष्ट्र बन गए। ठीक है जी। चलिए, अगर योजना पूछी जाए कि भाई कौन सी योजना के तहत इन दोनों का बंटवारा हुआ, तो योजना है लॉर्ड माउंटबेटन योजना। योजना अगर आपसे पूछे तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, जब एक परिपथ में कोई प्रतिरोध श्रृंखला यानी श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, कई प्रतिरोध, सॉरी एक नहीं, जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो करंट का मान क्या हो जाएगा? करंट जो है, करंट का मान सब में, पूरे वायर में, पूरे सर्किट में, यानी पूरे परिपथ में कैसा रहेगा? एक ही रहेगा, यानी करंट अलग अलग नहीं होगा। अगर श्रेणी क्रम में क्या जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में प्रतिरोध ऐसे जुड़े हुए हैं तो इन सब भागों में जो करंट फ्लो कर रहा होगा वो सेम ही कर रहा होगा, एक ही रहता है। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकस लंबाई f है वायु में को एक द्रव है जिसका अपवर्तनांक दिया हुआ है 4/3 में डुबोया जाता है। द्रव में दर्पण की फोकस लंबाई क्या होगी? तो फोकस लंबाई क्या रह जाएगी द्रव में दर्पण की? तो आपको याद रखना है कि भाई फोकस लंबाई पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी वो पहले भी f थी और अब भी क्या रहेगी? f ही रहेगी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका NH4 का होल ट्वाइस SO4 के अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो इसमें परमाणु होते हैं मेरे प्यारे दोस्त 15। कितने परमाणु होते हैं? 15 परमाणु होते हैं। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो परमाणु, अणु, इन सब चीज़ों को निकालने की ट्रिक हम बनाएंगे अलग से सेपरेट वीडियोस में। अभी फ़िलहाल के लिए ये एक तरीके से क्या है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, तो इन न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन की ट्रिक बनाएंगे अलग से वीडियोस में, किस तरीके से इनको सॉल्व करना है। ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए जीके जीएस पे फोकस करना है। न्यूमेरिकल, रीजनिंग, मैथ, इन सब चीज़ें के लिए अगर आप कहेंगे तो हम अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे। संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो जो संवेग होता है वो द्रव्यमान और वेग का क्या है? गुणनफल है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है, तो ये भी क्या है? करंट का क्वेश्चन है, इसको छोड़ते हैं अगले क्वेश्चन को भी।
और इससे अगला क्वेश्चन, ये बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। क्या भरना है, अब क्वेश्चन सुन लीजिए। क्वेश्चन है, वे पौधे जिसमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं वे डैश समूह से संबंधित हैं। अगर पौधे के विभिन्न भाग नहीं हैं उपस्थित तो उनको थैलोफाइटा हम कहेंगे। क्या कहेंगे जी, थैलोफाइटा। जब पौधों का वर्गीकरण होगा तो मैं वर्गीकरण पर अलग से एक आपको वीडियो बना दूंगा। 5 प्रकार के हम पादप पढ़ेंगे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ठीक है। उसके बाद आवर्तबीजी और अनावर्तबीजी, ठीक है। तो ये 5 प्रकार के पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो वर्गीकरण में आता है वो कौन सा था, थैलोफाइटा। उसके बाद दूसरे नंबर पे ब्रायोफाइटा, तीसरे नंबर पे टेरिडोफाइटा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इसका वर्गीकरण अलग से सेपरेट वीडियोस में पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये समझिए, अगर पौधे में फल, फूल, पत्ती ये भाग अनुपस्थित हैं तो वो थैलोफाइटा कहा जाएगा। जड़, तना, पत्ती अगर नहीं है तो थैलोफाइटा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस उत्पाद के मूल्य में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप कई उत्पादों के मूल्य में वृद्धि होगी जिसका परिणाम मुद्रास्फीति होगा। ये क्वेश्चन हूबहू कई बार रिपीट हुआ है और इसका आंसर पेट्रोल होता है हर बार। तो आप ध्यान रखेंगे पेट्रोल, यानी पेट्रोल ऐसी चीज़ है, अगर पेट्रोल 10 रुपये महंगा हो गया ना मेरे प्यारे दोस्त, तो आपकी सब्जी भी महंगी हो जाएगी, बाकी के जो और तेल हैं वो भी महंगे हो जाएंगे, फर्नीचर महंगा हो जाएगा, यानी हर चीज़, टिकट महंगा हो जाएगा। बस वगैरह के जो ट्रक टिकट होते हैं, गाड़ियों का किराया महंगा हो जाएगा, ऑटो रिक्शा का किराया महंगा हो जाएगा। यानी एक पेट्रोल की कीमत बढ़ने से सारी चीज़ों पर फर्क पड़ेगा। स्मार्टफोन महंगे हो जाएंगे, दवाइयाँ महंगी हो जाएंगी, ऑटोमोबाइल्स महंगे हो जाएंगे, यानी सभी चीज़ पर फर्क पड़ेगा। यही ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि अगर पेट्रोल महंगा हो गया, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, मैंने बताया न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हम बाद में डिस्कस करेंगे अलग से सेपरेट वीडियो में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, करंट अफेयर भी नहीं छेड़ रहे हैं हम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों और देखो लाल चींटियों में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, यहीं पर आप समझिए। लाल चींटियों के अलावा बिच्छू में भी पाया जाता है। बिच्छू के डंक में कौन सा पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल ही पाया जाता है। मैलिक अम्ल जो पाया जाता है कच्चे सेब में पाया जाता है। टैनिक अम्ल पाया जाता है टैनिक अम्ल अम्ला में पाया जाता है, ठीक है। और ऑक्जेलिक अम्ल जो पाया जाता है ये किस में पाया जाता है, सारेल के वृक्ष में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जी, उस धातु का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। देखिए चाकू से काटा जाने वाला जो धातु है ना वो है सोडियम, ठीक है। सोडियम आपका जो है ये ऐसा धातु है जिसको आराम से चाकू से काटा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पनीर के जैसा होता है सोडियम, जो है पनीर के तरह सॉफ्ट है, लचीला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। करंट का क्वेश्चन है, उसको हम स्किप कर देंगे, करंट को, रीजनिंग को भी छोड़ देंगे। आप जानते ही हैं कि रेलवे में जो पेपर होता है वो मिक्स आता है। कैसा आता है, मिक्स आता है। तो मिक्स आने की वजह से सारी चीज़ें आएंगी इसमें, मैथ रीजनिंग देखने को हमें मिलेंगी, लेकिन हमें सिर्फ जीके और जीएस पर फोकस करना है। तो निम्न में से कौन सा एक सेप्रोट्रॉफ है। सेप्रोट्रॉफ जो है कुकुरमुत्ता है। क्या है, कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता जो है वो सेप्रोट्रॉफ है। ये एक तरीके से वर्गीकरण ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है। देखिए न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है वो द्रव्यमान संख्या परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है, न्यूट्रॉन, ठीक है। एटॉमिक नंबर, न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर ही परमाणु संख्या होती है, यानी परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है। चलिए परमाणु
क्रमांक एक मिनट यार, ये ना सॉरी ऑप्शन इसमें थोड़े वो हैं, मैं बता दूं। जो न्यूट्रॉनों की संख्या है ना, न्यूट्रॉनों की संख्या जो है वो द्रव्यमान में से जब हम परमाणु संख्या को माइनस कर देंगे तो हमारे क्या निकलेंगे, न्यूट्रॉन निकलेंगे। ये पूरा फॉर्मूला बनता है इसका, ठीक है। यानी न्यूट्रॉन की संख्या में से जब हम न्यूट्रॉन की संख्या अगर हमें निकालनी है तो परमाणु द्रव्यमान में से द्रव्यमान संख्या जो बनती है परमाणु की, उसमें से हमें परमाणुओं की संख्या निकालनी पड़ेगी और तब हमारा जो निकलेगा क्या निकलेगा, न्यूट्रॉनों की संख्या निकलेगी, ठीक है। चलिए, ये एक तरीके से आप न्यूमेरिकल भी कह सकते हो, तो इसको हम न्यूमेरिकल वाली वीडियोस में कंप्लीट कर लेंगे। पीर पंजाल रेलवे सुरंग डैश में स्थित है। पीर पंजाल दर्रा है मेरे प्यारे दोस्त, और ये जम्मू कश्मीर में स्थित है पीर पंजाल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ये करंट कई पुस्तक के लेखक पूछे हैं, नहीं पढ़ेंगे इसको। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके डैश के आवधिक स्वभाव माना जाता है। तो परमाणु द्रव्यमान के आवधिक स्वभाव माना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला जो क्वेश्चन है ये करंट का है, तो इसको भी स्किप कर देंगे हम, ठीक है। तो अभी एक पेपर यानी हमने 75 क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ लिए हैं। आप जैसा जानते हैं 2018 का ये ALP का एग्ज़ाम है, 75 क्वेश्चंस का सेट है ये, ठीक है। चलिए, इसके अलावा अब जो हम नेक्स्ट पेपर है वो कब पढ़ेंगे, तो वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्त। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए हैं तो। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।